अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं क्योंकि जी पीटीआई ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने एक मुहिम स्टार्ट की, मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता के उन्वान से। और बेसिकली तो ये सोशल मीडिया के ऊपर लगाने के लिए कुछ वीडियोस वगैरह बनाने की मुहिम थी। लेकिन बहरहाल इस मुहिम ने काफ़ी इर्ताश तो पैदा किया है, एक वॉइस तो आई है, एक रिएक्शन तो आया है। इसकी तफसील आप तक पहुंचाते हैं। साथ ही साथ सुहेल आफरीदी साहब के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया जो कि बहुत एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जिस तरह से उनके खिलाफ कैंपेन चली थी उसके बाद इस बात का अंदाज़ा था कि अब उनके खिलाफ इस मामले के ऊपर मुकदमा भी ज़रूर दर्ज किया जाएगा। और ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था सिक्योरिटी फोर्सेस से मुतालिक ऑपरेशंस के हवाले से, मसाजिद के हवाले से, तो इसके ऊपर काफ़ी गमो गुस्से का इजहार तो हमें नज़र आ ही रहा था। तो बहरहाल उसकी भी तफसीलात आपसे शेयर करते हैं। आज उन्होंने कुछ गुफ्तगू भी की थी, उस पर भी बात होगी। साथ ही साथ जो परिंदों की मार्केट के ऊपर ऑपरेशन किया गया था उसके ऊपर सोशल मीडिया पर अब कुछ वीडियोस और तस्वीर वायरल हैं। इसके ऊपर कुछ कंट्रोवर्सी भी जनरेट करने की कोशिश की गई, लेकिन हकीकत क्या है आप तक पहुंचाते हैं। और फिर आखिर में कुछ बात करेंगे कि जो 27वीं तरमीम है वो तो मंजूर होने जा रही है, लेकिन आगे होता हुआ नज़र क्या आ रहा है। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, जो एक कैंपेन स्टार्ट की गई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। और इस प्लेटफॉर्म से ये अनाउंस किया गया कि इस मुजवज़ा आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ तमाम लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। और ये एहतजाज जो है वो बेसिकली हबीब जालिब साहब की जो मशहूर ज़माना बड़ी इनकलाबी शायरी थी, बड़ी इनकलाबी नज़म थी उनकी, मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता वाली, उसके हवाले से एक टैग लाइन ली गई और फिर उसके ऊपर जो है हर कोई अपना मैसेज दे रहा है। तो आज सोशल मीडिया पर इस हवाले से काफ़ी ज़ोरदार कैंपेन देखने में मिली। एक्स के ऊपर भी बहुत से लोगों ने इस शायरी के मुख्तलिफ हिस्से जो थे वो पोस्ट किए। इसके साथ साथ किसी ने इसको बिल्कुल एक तरन्नुम में पढ़कर, किसी ने तहतुल लफ्ज़ की तरह पढ़कर, और किसी ने सिर्फ लिख कर अपने जज्बात का इजहार किया। मुख्तलिफ जो पीटीआई के रहनुमा हैं उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप्स की शक्ल में एहतजाज भी रिकॉर्ड कराए और साथ में छोटी छोटी रैलीज़ निकाल कर इस नज़म के साथ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सलमान अकरम राजा साहब भी एक रैली ही थी जिसकी जो प्रोटेस्ट कर रही थी, और उसके अंदर उन्होंने भी इसी बारे में एहतजाज रिकॉर्ड कराया। दीगर जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के रहनुमा हैं उनकी जानिब से भी वीडियोज़ बनाई गई। आम लोगों ने भी वीडियोज़ बनाकर और कुछ सहाफ़ियों ने भी इसके ऊपर अपने ख़यालात का इजहार किया। तो आज ओवरऑल इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक हमें नज़र ज़रूर आया रिएक्शन सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर। यहाँ तक तो बात ठीक है, और ये हम अब देख भी रहे हैं कि सोशल मीडिया की हद तक तो इन्होंने जो भी कैंपेन चलाई है वो ज़बरदस्त चलाई है, उसको बिल्कुल आउट क्लास किया है। और इसमें जो है आप देखें तो वो अपना मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर देने में कामयाब होते हैं। चाहे वो हुक्म अज़ां वाली, वो मिशन नूर वाली कैंपेन हो, चाहे वो कायद-ए-आज़म की तस्वीर वाली कैंपेन हो, चाहे वो इमरान खान साहब के हवाले से कोई इज़हार यकजहती की कैंपेन हो, या चाहे वो आप अब देख रहे हैं जिस तरह से मुख्तलिफ जो इवेंट्स होते रहे पॉलिटिकल, उनके हवाले से कैंपेन हो। तो इसमें तो ये ज़ोरदार तरीके से अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराते हैं। लेकिन अब बात यह है कि ये कब तक आपने तहरीक जो है वो सोशल मीडिया पर चलानी है। सवाल ये उठ रहा है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान को अब तो इमरान खान साहब ने फैसला साजी का इख्तियार भी दे दिया है, और उन्होंने कहा है कि जो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं, ये लोग जो फैसले करें इज्तिमाई प्लेटफॉर्म से, उसके तहत जो है वो आगे बढ़ा जाए, ये हिकमत अमली बनाएं और उसको सब फॉलो करें। लेकिन अभी तक भी इन लोगों की तरफ से कोई ख़ास एक हिकमत अमली सामने नहीं आई। हाँ, ये ज़रूर है कि मुख्तलिफ इवेंट्स के ऊपर ये लोग वक्तन फ़वक्तन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक अपोजिशन का वर्जन देते हैं, और उसके साथ साथ लोगों में एक शऊर बेदार करते रहते हैं कि जी ये चीज़ें जो हो रही हैं और ये मुल्क और कौम के या आइन के किस तरह से ख़िलाफ़ हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप ये कहें कि कोई हुकूमत के लिए वो दर्द सर बने हुए हैं या कोई उनको टेंशन दे दी है इन्होंने,
तो वो तो उसी सूरत में होगी जब स्ट्रीट मूवमेंट होगी। क्योंकि आप ट्विटर पे आके, सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आकर जितनी मर्जी टेंशन देने की कोशिश करें, जाहिर है कि उसका एक हद तक नैरेटिव बिल्डिंग तक तो उसका असर है, लेकिन उसका ऑन ग्राउंड उन्हें कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा जब तक कि आप ऑन ग्राउंड उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। और वो कैसे हो सकती है? मसलन अगर इमरान खान साहब को हम थोड़ा सा उनकी स्ट्रैटेजी को रिव्यू करें, तो आप अक्सर देखते हैं कि ऐसे मौक़ों के ऊपर वो बड़े एहतजाज कॉल कर लेते थे, और जब ओवरऑल एक स्ट्रीट मूवमेंट होती थी तो एक जाहिर है टेंशन बरपा होती थी कि भाई कुछ लोगों से जाहिर है कि आपको परेशानी है कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा तादाद में लोग निकल आए तो क्या होगा। तो अब हालात इस लिहाज से थोड़े खैर डिफरेंट भी हुए हैं कि अब तो मतलब ब्रूटल किस्म की स्ट्रेट फायरिंग करके ये भी हमने देखा है, एहतजाजों को मुंतशिर किया गया। तो इस वजह से कोई भी रहनुमा इतना बड़ा रिस्क लेते हुए, और वो भी अपनी जिम्मेदारी पर ये रिस्क लेते हुए, वो खासा घबराता है कि वो अपने तौर पर लोगों को कॉल कर ले और बाद में कोई भी वाक़यात वहाँ पर हों तो वो क्या बेचारा किसको जवाब देगा कि भाई वहाँ पे कोई भी हादसात होते हैं तो उसको कौन उसकी ज़िम्मेदारी उठाएगा। तो इस वजह से मुझे ये लगता है कि ये लोग इतने बड़े फ़ैसले नहीं कर सकते। फ़ैसले बड़े बड़े फ़ैसले करने के लिए आपके पास इमरान खान जैसा जिगरा भी होना चाहिए, जो बड़े फ़ैसले लें भी, उनकी ज़िम्मेदारी भी उठा सकें, उनका वज़न भी उठा सकें। तो इमरान खान साहब जेल में हैं, और जो लोग बाहर हैं उनमें से बहुत से लोग बहुत कमिटेड हैं। मैं ये नहीं कहती कि नहीं हैं, बेहद कमिटेड लोग भी हैं, बहुत जाफिशानी से इमरान खान साहब के अहकामात पर, हुक्म पर अमल दरामद होने कर लिए भी तैयार नज़र आते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हर एक की अपनी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, और उसके अंदर ही वो रह के कोई भी अपने तौर पर एहतजाज रिकॉर्ड करा सकता है। तो फ़िलहाल ये तो बात तय है कि आप कोई परेशानी हुकूमत के लिए क्रिएट नहीं कर सके। 26वीं आईनी तरमीम होनी थी तो इमरान खान साहब ने अक्टूबर में एक कॉल दी थी। ये एक बड़ी कॉल थी जिसमें आपने देखा था कि अली अमीन गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा से एक बहुत बड़ा काफ़िला लेकर आए थे, और फिर उसके बाद जो हुआ वो तारीख़ का हिस्सा है, बार बार उसे क्या रिपीट करें। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब के खैबर पख्तूनख्वा हाउस में छुप जाने और फिर वहाँ से कोई 12 ज़िले क्रॉस करके जाने के बाद वो सारा एहतजाज जिस तरह से मुंतशिर हुआ, और फिर जो कुछ हुआ, और फिर जिस तरह से तरमीम भी हो गई, वो सब ने देखा। तो बहरहाल अब जो है ऐसी कोई टेंशन हुकूमत को है नहीं, नंबर्स भी उनके पास पूरे हैं, और बाहर सड़क पर भी उन्हें कोई तूफ़ान नज़र नहीं आ रहा। तो वो कंफर्टेबली सेनेट में आज के रोज़ ये तरमीम पेश करने जा रहे हैं। कभी इम्कान है कि आज ही के रोज़ इसको पास भी कर लिया जाएगा। अगरचे सेनेट में आखिरी खबरें आने तक 2-3 वोटों की परेशानी ज़रूर थी हुकूमत को, 2-3 वोट कम थे, लेकिन यकीनन किसी न किसी ने यकीन दहानी करा दी है, तो जिसकी वजह से उन्हें यकीन है कि ये असम्बली से मंजूर करवा लेंगे, यानी सेनेट से मंजूर करवा लेंगे, और कौमी असम्बली में उनके पास ऑलरेडी अक्सरियत मौजूद है। तो ये अब सारी सिचुएशन के बाद आज ही सेनेट में ये कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं। तो ये तो अब मंजूर होने जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अब वही बात कि अपोजिशन के पास फ़िलहाल कोई ग्राउंड पर लाहे अमल नज़र नहीं आ रहा। सुहेल आफरीदी साहब अलबत्ता वो एक प्लेयर हैं इस वक्त इमरान खान की टीम के, जिसके क्रीज़ पर आने के बाद जो शायकीन हैं उनमें जोशो खरोश भी बढ़ गया। जो टीम के बाकी मेंबर्स हैं वो भी अब काफ़ी हद तक हौसले में नज़र आ रहे हैं, और जो आफरीदी साहब हैं उन्होंने आते ही जो चौके छक्के लगाए हैं, उसके बाद तमाम जो लोगों की उम्मीदें हैं वो उनसे बढ़ गई हैं। आज भी सुहेल आफरीदी जो है वो बाहर निकले हुए थे, उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे दौरे भी किए, गुफ्तगू भी की। तो उस गुफ्तगू में उन्होंने एक जगह पर फिर ये बात की है, ये जो तरमीम है उसके हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया कि जनाब ये जो तरमीम है इनके पास तो मैंडेट ही नहीं है करने का, तो ये किस चक्कर में कर रहे हैं, और ये तो खौफ की अलामत नज़र आ रही है सारी तरमीम। और साथ ही साथ उन्होंने एक और बात की कि जब आपका ईमान हो, आपका ईमान मजबूत हो, तो फिर सामने आपके 60 बंदों के सामने 60,000 का भी लश्कर हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपका ईमान मजबूत होता है तो आप कश्तियाँ जला कर मैदान में उतरते हैं, और वो ये कहते हैं कि हम कश्तियाँ जला चुके हैं और अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा। और सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो जब से आए हैं उनके तरीक़ाकार से ये नज़र आ रहा है कि वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए हुए। हालांकि एमल वली खान साहब की मैं एक जगह पे स्टेटमेंट देख रही थी कि जनाब ये कॉम्प्रोमाइज़्ड वज़ीर
आला, तो मुझे बड़ी हंसी आई कि अगर वो इतना ही कॉम्प्रोमाइज्ड वज़ीर आला होता तो फिर तो उन्हें कोई टेंशन ही नहीं थी। अली अमीन के जाने की टेंशन क्यों बन गई है, उनके आने की टेंशन क्यों बन गई है, उनके ऊपर सब क्यों इतना अटैक कर रहे हैं? उसकी वजह ये है कि भाई वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा और वो अभी तक इस बात पे डटा हुआ है कि वो इमरान खान के मुताबिक ही चलेगा और कोई उसका प्लान नहीं है कि वो अपने लोगों को धोखा दे या कोई विकेट के दोनों तरफ खेले। तो यही वजह है कि वो इस वक्त खटक भी रहा है और अब उनके खिलाफ जो है उनके स्टेटमेंट्स में भी आपको वो तलखी नज़र आती है, वो जारहानापन नज़र आता है जो आपको अदरवाइज़ इमरान खान साहब के भी स्टेटमेंट्स में नज़र आ रहा होता है। तो वो बड़े हौसले से और बड़ी ब्लंटली बात करते हैं। तो सुहेल आफरीदी साहब ने गुज़श्ता दिनों एक स्टेटमेंट दिया था फ़ौज के बारे में और उन्होंने कहा था कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने ऑपरेशन के दौरान हमारी मसाजिद के अंदर कुत्ते बांध दिए थे और फिर जब हमने इस पे शिकायत की तो उन्होंने कहा कि तुम भी कुत्तों जैसे हो। ये वाली स्टेटमेंट काफ़ी खौफनाक थी और मैंने उसी दिन आपसे कहा था कि ये स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी इसका रिएक्शन आएगा और वैसा ही हुआ। अगले 2-3 दिन आपने देखा कि ट्रेंड चले और बहुत से लोगों ने वीडियोस बनाकर उसके ऊपर डाली, उनकी मजम्मत भी की और उनके लिए कहा, उनसे मुतालबे किए कि जी आप माफ़ी मांगें अपनी स्टेटमेंट के ऊपर। जबकि पीटीआई ने इस मामले के ऊपर सुहेल आफरीदी का पूरा साथ दिया और सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी वीडियोस अपलोड हुई जिसमें ये बातें की गई कि जनाब क्या कुछ होता रहा है वहाँ पे और हत्ता कि ये भी कहा गया कि भाई ऐसा ही है तो आप इतने अगर समझते हैं कि सुहेल आफरीदी झूठे हैं तो उन्हें झूठा साबित कर दें। आप चलें जाके कोई भी जो आपके क्रेडिबल सहाफ़ी हैं, जो इंडिपेंडेंट सहाफ़ी हैं, उनको साथ लेकर जाएं और वहाँ जाके जो मकामी लोग हैं उनसे जाके पूछ लें कि हकीकत क्या है। तो अगर सुहेल आफरीदी वाकई गलत साबित होते हैं तो आप उनको माफ़ी भी मंगवाएं, जो भी आपकी कार्रवाई बनती है आप ज़रूर करें। लेकिन अगर आप हकीकत जाने बगैर ही ये कहेंगे कि जी वही झूठ बोल रहे हैं तो इस बात का फिर क्या मतलब लिया जाए। तो ये ऑफ़र जो है वो उनकी तरफ से अभी भी मौजूद है। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर क्लिप्स वगैरह लगाए हुए थे कि क्या क्या कुछ देखा उन्होंने उस पूरे ऑपरेशन के दौरान। लेकिन बहरहाल इस सारे मामले के ऊपर अब कानूनी कार्रवाई का भी फैसला कर लिया गया रियासत की जानिब से और सुहेल आफरीदी साहब के खिलाफ पीका एक्ट के तहत और मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें स्पेशली उनका ये वाला जो कमेंट है उसको बाकायदा तहरीर करके बताया गया है कि जी ये रियासत के जो इदारे हैं उनके खिलाफ उन्होंने बात की है, उनको डिफेम करने की कोशिश है। तो इदारों के मुखालिफ उन्होंने ये जो गुफ्तगू की है उसकी बिना के ऊपर उनके खिलाफ ये मुकदमा बनाया गया है। तो अगेन ये एक और उसी तरह का मुकदमा जैसे बेशुमार मुकदमात जो हैं वो पीटीआई के बहुत से लीडर्स के ऊपर बने हुए हैं, जैसे बहुत से सहाफ़ियों के ऊपर बने हुए हैं और बहुत से और लोगों के ऊपर बने हुए हैं। तो इन मुकदमात का पता नहीं फ्यूचर क्या होगा, लेकिन एक बात तो तय है कि इसका मकसद एक ना एक ये भी है कि सुहेल आफरीदी के ऊपर मज़ीद एक प्रेशर डाला जाए कि जी हम आपको नाअहल भी करा सकते हैं, क्योंकि आपकी किसी छोटे मुकदमे में, किसी बड़े मुकदमे में, किसी भी मुकदमे में अगर कोई सज़ा होती है तो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन भी हो जाती है और आपको सीट से भी नाअहल होना पड़ता है। तो ये अगर तलवार लटकाने की कोशिश की भी गई है तो सीधी बात है कि भाई जितना कि मुझे उस बंदे की समझ आई है, मुझे तो नहीं ये लगता कि वो इस तरह की कोई चीज़ से परेशान होने वाला है या वो कुर्सी के पीछे कोई इतना घबरा जाएगा कि वो कहीं मेरी कुर्सी न छिन जाए कि वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ पे मजबूर होगा। तो मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता। बाकी ठीक है, आप देखें करें मुकदमात। ये उस वक्त आपने मुकदमा किया बाय द वे कि जब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो अपनी अपोजिशन की पार्टीज़ के ख़िलाफ़ जो इंतकामी कार्रवाइयों पर मबनी कानून साजियाँ होती थीं उन कानून साजियों में तरमीम कर रही है। और इन तरमीम के तहत जो आपके 3 MPO के ऑर्डर्स थे, 16 MPO के ऑर्डर्स हैं, या दफ़ा 144 को जो इस्तेमाल किया जाता है सियासी मुखालिफिन के एहतजाजों को ख़त्म करने के लिए या उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने के लिए, तो उन तमाम आर्टिकल्स के अंदर उन्होंने तरमीम करने के लिए कह दिया है कि तरमीम इसकी जो है वो तजवीज़ करके लाई जाएँ ताकि ये कवानीन ही ख़त्म किए जाएँ जिसके तहत कोई भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो सके। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि एक ऐसी पार्टी कि जो थ्रू आउट पूरे मुल्क में विक्टिमाइजेशन का शिकार हो रही है, जहां एक सूबे में उनकी हुकूमत है, वहां वो इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि जनाब वहां उनके सूबे में किसी के साथ विक्टिमाइजेशन ना हो। हालांकि होने को तो ये भी हो सकता था कि वो भी जवाबन किसी भी बात का बहाना बनाकर चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ कोई FIR कटवा दें या किसी और सूबे के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कटवा दें या किसी और रहनुमा के खिलाफ कटवा दें। अच्छा, उनके खिलाफ नहीं कटवा रहे तो अपने जो उनके सूबे के अंदर इन जमातों के रहनुमा हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दें।
कर सकते हैं ना, वो भी, उनके लिए भी हुकूमत भी है, उनके पास भी, वो भी कोई अपना असर रसूख लड़ा कर, कोई भी बहाने बनाकर FIR कटवा सकते हैं, कोई भी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। लेकिन उल्टा वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और उसके लिए वो ना सिर्फ ये कि वो कानून ही बदलने जा रहे हैं कि जिनके तहत ये कार्रवाइयाँ होती हैं, बल्कि इसके साथ साथ बहुत से अहम मामलात के ऊपर वो बाकायदा अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेते हैं। अब ये जो अमन जरगा है उसके अंदर वो अपनी बदतरीन जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं उनके पास भी जा रहे हैं और उनको भी बुला रहे हैं कि जी आप आएँ, क्योंकि यहाँ पे सूबे का मामला है, तो वो उनको भी ऑन बोर्ड लेकर जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप अंदाज़ा लगाइए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो ये एक डिफरेंस है जो कि बड़ा क्लियर है और सबको पता होना चाहिए। लेकिन इन जमातों से हम क्या एक्सपेक्ट करें? इन जमातों का तो हाल ये, अल्लाह माफ़ करे, जिसकी तरह ये जालिम लोग हैं कि इनके तो ऐसा लगता है मुंह को खून लग गया है और इनको हर वक्त खून चाहिए कोई ना कोई। अब इनको और कोई नहीं मिला तो इन्होंने उठा के बेचारे मासूम परिंदे और जो छोटे छोटे जानवर हैं, जो पेट्स हैं, मासूम जानवर होते हैं जिनको लोग घरों में पालते हैं, इन जानवरों का इतना खून बहा दिया। ये मैंने चंद दिन पहले खबर आपके साथ शेयर भी की थी कि ये जो दाता दरबार के पास एक परिंदों की मार्केट है, उसको मस्मार किया गया है तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के नाम पर। और वहाँ के जो बेचारे ताजर थे परिंदों के और ये वो बेचारे परेशान इस बात पर थे कि जनाब हमें वक्त नहीं दिया गया मुनासिब कि जिसमें हम ये निकाल सकते अपने जानवर। तो इन्होंने पूरी मार्केट जो है वो मस्मार की, और उस मस्मार करते हुए मार्केट को इन्होंने ये भी नहीं देखा कि अंदर जानदार परिंदे बेचारे पिंजरों में बंद थे, कैद थे, और वो तो सारे उड़ के अपनी जान भी नहीं बचा सकते थे। तो इन्होंने उसी तरह वो मार्केट गिरा दी और बेतहाशा उसके नीचे जो परिंदे हैं, छोटे छोटे जानवर थे, बेचारे मासूम जानवर थे, बेजुबान जानवर थे, वो सारे उसके अंदर कुचले गए, दब गए, कोई ज़ख्मी था, कुछ मर गए। तो ये इन्होंने वहाँ पर इतनी क़यामत बर्पा की मासूम बेजुबान जानवरों के ऊपर। आप अंदाज़ा लगाइए कि कोई भी नॉर्मल जहन का शख्स क्या इस तरह की हरकत कर सकता है? मतलब हम तो वैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं कभी पेट लवर नहीं रही, ना मैंने घर में कभी कोई जानवर रखा है, ना मुझे कोई शौक़ रहा है। लेकिन हम अपनी मर्ज़ी से कोशिश भी नहीं कर सकते कि आप किसी जानवर को जो है कोई नुकसान भी ज़रा सा पहुँचा सकें। ये तो एक नरम दिल, एक हसासियत होती है आपके अंदर, इंसानियत होती है कि आप बेजुबान जानवरों का ख्याल रखते हैं। उल्टा आपको नज़र आता है कि यार कोई जानवर किसी मुसीबत में, तो आप कोशिश करते हैं उस बेचारे का दर्द दूर कर सकें आप। ये किस तरह के लोग हैं कि जिन्होंने आओ देखा ना ताओ और जाके इतनी बड़ी तादाद में जानवरों को इस तरीके से बेरहमाना तरीके से कुचल डाला। और उससे भी बुरी बात यह है कि ये मानते भी नहीं है ये सब करके, कहने लगे कि जनाब ये तो प्रोपेगेंडा हो रहा है जी, कोई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और कुछ तस्वीर आई सोशल मीडिया पर तो इन्होंने जो है वो झूठ बोलना शुरू कर दिया कि जी ये तो AI जनरेटेड तस्वीरें हैं। जबकि उसके बाद अब कई वीडियोस भी मैं देख रही हूँ, तो वीडियोस तो AI जनरेटेड नहीं है। वहाँ तो जो बेचारे ताजर सर पकड़ के रो रहे हैं वो तो AI जनरेटेड नहीं है। वो तो उनके साथ जाके देखे वो बेचारों के साथ हुआ क्या है। उनकी तो पूरी पूरी आपने रोज़गार छीन कर उनकी तो रोटी छीन ली है। और ऊपर से आप जो है वो मानते भी नहीं है कि आप लोग इतने ज़ालिमाना काम करते हैं। अब अगर तो ये आपके सिर्फ निचले लेवल के लोगों ने कर दिया, पैरा के कुछ लोग थे और ये जो इनके जो भी शहरी इंतज़ामिया होगी, तो फिर तो हुकूमत पंजाब को चाहिए था आप उनके खिलाफ एक कार्रवाई करवाते और कहते कि भाई किस तरह आपने ज़ालिमाना तरीके से ये ऑपरेशन किया है। लेकिन हुकूमत पंजाब के जो तर्जुमान हैं उनके डिनायल और इस पूरी एक इनकी ऊपर जो खामोशी है उससे तो ये इशारा मिल रहा है कि ये सब उनकी माँ पर हुआ है। और ये अब कोई हमारे लिए इतनी हैरत की और ढकी छुपी बात तो है नहीं। ये जो पैरा वाले इन्होंने बनाए हैं, ये आप इनकी सैकड़ों वीडियोस देख रहे होते हैं कि ये किस तरह से कभी किसी के उठा के रेडियाँ पलटा रहे हैं, वो फ्रूट वाली रेडियाँ पलटा रहे हैं, और इस तरीके से ये छोटे छोटे जो बेचारे दिहाड़ीदार मजदूर लोग हैं उनके ये रोज़गार छीन रहे हैं। ये इतने बेशरम लोग हैं, इनको ये नहीं समझ में आता कि भाई आप ये तो सोचें कि ये वो लोग हैं जो डेली वेजर्स हैं एक तरह से, यानी आज जो वो कमा के लेके जाएंगे घर, उसी से उन्होंने बच्चे के लिए रोटी लेके जानी है। और अगर आप उसकी रोजी रोटी यूं ख़त्म कर देंगे तो वो बेचारा क्या लेके जाएगा, कल वो आके क्या फ़रोख्त करेगा, किधर बैठेगा। तो ये इतने संगदिल लोग हो चुके हैं। और आप देखें कि उनको कोई ऑल्टरनेट जगह नहीं ये देते, कोई उनके लिए प्रॉपर टाइम उन्हें नहीं देते कि वो कुछ अपना अरेंजमेंट कर लें, और इस तरीके से ये ज़ालिमाना तरीके से ये कार्रवाइयाँ करें। और मैं आपको ये आज बात गारंटीड कह रही हूँ कि मुझे लगता है कि इंसान तो ख़ता का पुतला है ना, उन्होंने गुनाह भी किए होते हैं, उनका एक अलग हिसाब किताब होता है। लेकिन जो लोग बेज़ुबान बेज़रर जानवरों के ऊपर इस तरह से जुल्म कर सकते हैं ना, तो उनकी भी आहें होती हैं,
وہ پھر ایسے جو ہے نا وہ انشاءاللہ بیکار نہیں جائیں گی، وہ ضائع نہیں جائیں گی، وہ پھر انشاءاللہ عرش تک ضرور پہنچیں گی۔ تو آج یہ جو خدا بنے بیٹھے ہیں، آپ کے خیال سے کیا ان کا ہم عبرتناک انجام نہیں دیکھیں گے؟ ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ، کہ جس طریقے سے انہوں نے ظلم کی انتہائیں کر دی ہیں لوگوں کے اوپر، جانوروں کے اوپر۔ اب تو حیرت اس لیے نہیں ہوتی، لوگ کہتے ہیں جی آپ جانوروں پہ پریشان ہو رہے ہیں، انہوں نے جو انسانوں کے ساتھ کیا ہے تو اس کے بعد ان سے آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ وہ جانوروں کے لیے کوئی رحم دلی رکھتے ہوں گے؟ تو بات تو ٹھیک ہے کہ اب اس کے آگے ہم کیا ان سے ایکسپیکٹ کریں، لیکن ان کے آگے ہر چیز آ ضرور رہی ہے، کیونکہ میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ جو بات انہوں نے کہی وہ پلٹ کے ان کے منہ پر آ کے گر رہی ہے، جس کو وہ ایک محاورتاً کہتے ہیں نا تھوکا چاٹنا، وہ والا حساب ہے۔ جو الزام انہوں نے عمران خان پر لگائے وہ ہر کام ان کو کرنے پڑے، اور میں یہ بات پہ یقین رکھتی ہوں کہ ان کی اس وقت تک حکومت سے جان نہیں چھوٹے گی، یہ حکومت بھی ان کے لیے ایک وبال ہے سمجھیں، تو اس لیے میں کہوں گی کہ یہ اس وقت تک ان کی حکومت کرنے سے جان نہیں چھوٹے گی جب تک کہ اپنا ہر تھوکا ہوا یہ چاٹ نہیں لیں گے۔ جو الزام یہ لگاتے تھے 2018 میں کہ جی یہ الیکشن جو تھا وہ رگ کر کے آیا، اس کے بعد 2024 میں اتنی بڑی ڈکیتی کر کے آیا کہ ان کے پاس کوئی منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں چھوڑا اللہ نے انہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جو وہ باتیں اس کے اوپر کرتے تھے عمران خان کے اوپر کہ جناب یہ یہودی ایجنٹ ہے، خود انہوں نے جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر جو باتیں یہ کرتے تھے عمران خان کو کہ انہوں نے مہنگائی کر دی، پھر ان کے دور میں جو کچھ ہوا، کیسے 150 کا پیٹرول جو ہے وہ 300 پونے 300 پہ گیا، وہ سب آپ نے دیکھا۔ تو جو باتیں یہ عمران خان کے اوپر کرتے تھے وہ تمام چیزیں اس سے ڈبل مقدار میں ان کے ہاتھوں اللہ نے کروائی بھی اور ان کو ذلیل اور رسوا بھی کیا۔ اور اب آپ دیکھیں کہ یہ جو یعنی اسٹیبلشمنٹ کے حمایتی ہونے کا، لاڈلا ہونے کا تانا مارتے تھے عمران خان کو اور کہتے تھے کہ یہ تو ان کے لیے کچھ بھی کر جائے گا، اور خود بڑے انقلابی بنتے تھے، اب ان کے ہاتھ سے دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی ترمیمیں کرائی ہیں کہ ساری زندگی اپنی شکل نہیں دیکھ سکتے شیشے میں۔ میں آپ کو ایک چیز دکھاتی ہوں، شاید آپ کو اس کے بعد تھوڑی ہنسی بھی آئے، لیکن تھوڑی سی کنٹرول کر لیجئے گا ہنسی۔ یہ گفتگو جو تھی یہ مریم نواز صاحبہ کی میں سن رہی تھی کہ جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ میں تو ایکسٹینشن کے گناہ میں شامل نہیں تھی، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ ایکسٹینشن کا گناہ بھی ہوا، اور اس کے بعد جناب عالیہ محترمہ جو تھیں آج اس وقت بھی خیر انہوں نے ایکسٹینشن جو دی تھی پی ٹی آئی کے دور حکومت میں جو جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن ملی تھی، اس وقت بھی نون لیگ نے باقاعدہ ووٹ کیا تھا، اور اب تو اپنے ہاتھوں سے ماشاءاللہ تاحیات ایکسٹینشن دے دی ہے۔ تو ان لوگوں کا تو وہ حال ہوا ہے، اور اوپر سے یہ میں ایک ان کا سن رہی تھی گفتگو مریم نواز صاحبہ کی، جب انقلابی ہونے کی جعلی ایکٹنگ کرتی تھی، ذرا سنیں۔ نہیں ہے، اور جہاں میں تو وہ مقدمہ ابھی بھی لڑوں گی، میں نے قاضی فائز عیسیٰ کا بھی لڑا، شوکت عزیز صدیقی صاحب کا بھی لڑا، تب جب میڈیا بات کرنے کی میڈیا کو اجازت نہیں تھی، لیکن کیا آپ میرا یہ جواب چلا سکتے اپنے میڈیا کے اوپر؟ پہلے تو آپ مجھے اس بات کی جواب دیں۔ وہیں سے عاصم سلیم باجوہ جیسے لوگوں کو شے ملتی ہے کیونکہ وہ میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں، میڈیا ان کا نام نہیں لے سکتا، بیپ 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 ہونا شروع ہو جاتی ہے جب آپ ان کا نام لیتے ہیں۔ آپ مجھ سے یہ سوال نہیں کر سکتے۔ ہم نے اپنی جان مشکل میں ڈال کر اس کے سارے کانسیکوینسز برداشت کر کے ہم آج بھی اپنی بات پر قائم ہیں، لیکن آپ یہ میرا جواب نہیں چلا سکتے۔ جب عاصم سلیم باجوہ صاحب کا نام آئے گا تو آپ بیپ کریں گے اس کو۔ جب تک میڈیا اس چیز پہ سٹینڈ نہیں لیتا، چور کو چور نہیں کہتا، بے گناہ کو بے گناہ نہیں کہتا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو یا ادارے سے ہو، پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی ایک خواب رہے گا۔ اکاؤنٹیبلٹی خواب رہے گا، تو جن کو اکاؤنٹیبلٹی کا بڑا شوق چڑھا ہوا تھا، آپ اندازہ لگائیے کہ یہاں بانٹے جا رہے ہیں استثنا آگے، جناب کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی قسم کی اکاؤنٹیبلٹی کی۔ اور حالت یہ ہے کہ آج عمران خان چونکہ نام لے کے جرنیل کا تنقید کر دیتا ہے، تو اس لیے اس کے اوپر ان کی جو حکومت ہے وہ مقدمہ کرنے چلی ہے کہ جناب وہ کیوں نام لے کے تنقید کر دیتے ہیں، اور اسی طرح سے جو اور بہت سے لوگ ہیں جو کوئی بھی ان کے خلاف، بلکہ یعنی فوجی سربراہ کے خلاف یا فوجی افسران کے خلاف تو الگ بات ہے، ان کے بھی خلاف کوئی نام لے کے بات کرتا ہے تو بیپ 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 کی جو بات کری ہے محترمہ، حالت یہ ہے کہ جو اپوزیشن کے لوگ تنقید کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی تقریر کر رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ ان کی تقریر جو ہے وہ دکھا نہیں سکتے۔ یہاں پہ بڑی چیمپئن بنی ہوئی تھی تو کہتی تھی کہ جی ہم تو مقدمہ لڑ رہے ہیں، تو بھائی اب جو مقدمہ لڑ رہے ہیں ان کا مقدمہ انہیں بھی تو لڑنے دینا، ان کی بھی تقریر دکھائیں تاکہ پتہ چلے آپ لوگ بڑے ان سے مختلف ہیں۔
तो आज इनको ये तमाम बातें बड़ी मुल्क दुश्मनी लग रही हैं, और उस वक्त मोहतरमा बड़ी इनकलाबी बनी हुई थी। वैसे खैर उस वक्त भी सिर्फ बनी हुई थी क्योंकि ये उस दौर की बात है जब डील जो थी वो पसे पर्दा ऑलमोस्ट डन हो चुकी हुई थी। तो उसके बाद फिर इनको ये खुल कर खेलने की इजाज़त मिली थी कि जाओ भाई जाके जैसे मर्जी बोलो, और बड़ी हीरोइन बना के इनको जो था वो पोर्ट्रे किया जा रहा था कि जी बड़ी कोई इनकलाबी लीडर पैदा हो गई हैं। तो ये वाली जो सूरत हाल थी उसलिए फिर आके इतना, वरना उससे पहले जब तक डील नहीं हुई थी, जो मामला चल रहे थे, तब तक तो 8 महीने मोहतरमा का ट्विटर भी बिल्कुल खामोश था। कोई चूं चरा की आवाज़ जो थी वो ट्विटर में से नहीं निकल रही थी, क्योंकि उस वक्त जो थे मामलात अभी अंडर डिस्कशन थे। तो ये सारी खैर इनका इनकलाब था। और ये जो कल एक्सटेंशन को गुनाह कहते थे, आज इनके हाथ से देख लें, अल्लाह ताला ने ताहयात एक्सटेंशन दिलवाई है। तो जब तक हर वो बात जो कि ये दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते थे, जब तक ये अपने हाथ से कर नहीं लेंगे ना, जब तक अपने मुंह पे ये कालक मलेंगे नहीं ना, तब तक इनके इस इक़्तिदार से इनकी जान नहीं छूटनी, और ना इन लोगों के आप कह लें कि जो भी इनके जो अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो इन्होंने फेस करने हैं, वो उस वक्त तक इनके ख़त्म नहीं होने जब तक इन्होंने ये सब कर नहीं गुजरना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।